वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नए सेगमेंट जो आज हम लेकर आए हैं वो ये सेगमेंट है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमूमन माशरे में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो बड़ा उरूज पर पहुँचता जा रहा है और जिस तरीके से हम रोज़ बरोज़ देखते जाते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो मुतारिफ होते रहते हैं और इस तरह से लोगों का एतमाद भी काफ़ी डगमगा जाता है, क्योंकि लोग यही सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम किस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बिलीव करें, क्योंकि हर तरह की प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। और जिस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस है भी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से चेक एंड बैलेंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन से इदारे जो है वो इसको फोकस कर रहे होते हैं और किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड तौर पर साबित होती है लोगों के लिए। जिस तरीके से हम लोगों की बात करें तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता तो जितने भी ये जो लॉन्च होती हैं जो है प्रॉपर्टीज़ और जिस तरीके से दीगर जो है वो कहते हैं ना कि जितनी प्रॉपर्टीज़ आप लॉन्च करते जाते हैं मार्केट के अंदर उतना वसवसा फैलता जाता है और उतने ज़्यादा जो है ना खदशात दिमाग में होते हैं कि किस तरीके से आवाम जो है वो किसको अडॉप्ट करे। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है सेगमेंट के अंदर वो एज़ यूजुअल है शब्बीर अहमद साहब, जो कि कराची टाइम के होस्ट भी हैं और साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर भी हैं। तो आज जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो किस नौइयत का प्रोजेक्ट है और मार्केट के अंदर जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो आवाम के लिए क्या सहूलत लेकर आ सकता है। वेलकम करूंगी शब्बीर भाई आपको प्रोग्राम के अंदर। और शब्बीर भाई, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से मैं बार बार बता रही हूँ स्क्रीन के ऊपर कि प्रॉपर्टी का जो काम है वो बड़ा उरूज पर पहुँचता जा रहा है और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ रोज़ पर रोज़ जो है वो नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं, तो आवाम जो है ना बड़ी कशमकश का शिकार होती है कि किस जानिब जाए और किस तरीके से फोकस करे तमाम चीज़ों पर। देखिए, पहले हमारे कराची के अंदर इंडस्ट्रियाँ काफ़ी थी और काफ़ी मटेरियल जो है वो यहाँ पर कराची में ही बनता था और इंटीरियर में पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास काफ़ी अच्छी थी। और जब से लोगों इजी वे हो गया चाइना के लिए, चाइना से जो चीज़ें वो मंगाते हैं वो उनकी फैक्ट्री में अगर बनती हैं तो इनको कॉस्टली महंगी पड़ती है। इसमें काफ़ी बिज़नेस जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ, काफ़ी फैक्ट्रियाँ जो है वो बंद हुई। और इसके अलावा काफ़ी बिज़नेस ऐसे हैं जो इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, वहाँ पर इस वक्त इतना काम नहीं है। सबसे ज़्यादा इस वक्त काम देखा जा रहा है वो प्रॉपर्टी में देखा जा रहा है कि अगर कोई पिछले 6 महीने के अंदर जो प्रॉपर्टी 50-60 लाख रुपए की थी उस पर 10-10, 20-20 लाख रुपए बढ़ गए। किसी बिजनेस में इस तरह नहीं होता कि इतना अमाउंट लगाने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर 10 से 12 लाख, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए बढ़ जाएं, बहुत कम होता है। दूसरे बिजनेस में अगर इतना पैसा लगाता है कोई आदमी तो उसको मुश्किल से महीने में 2 लाख, 3 लाख इस तरह की आमदनी हो जाती है। प्रॉपर्टी एक ईजी वे, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप घर पे जाके सो गए, 2-3 महीने इंतज़ार किया, वो प्रॉपर्टी बूम करी, आपने उसको सेल कर दिया। अब आप ये मुझे बताएं 2-3 महीने उसके पूरे स्पेस रहा, कोई काम नहीं रहा उसको, कुछ भी उसने काम नहीं किया। बनिस्बत दूसरे कारोबार में उसको डेली जाना है, डेली ये कारोबार करना है, डेली काम करना है, फिर जाके वो नफ़े की शक्ल दिखता है। तो पब्लिक के लिए बहुत आसान हो गया प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना। इन्वेस्टर ज़्यादा इस काम में आ चुके हैं। जिस आदमी का कराची के अंदर कोई भी बिजनेस है और उसके पास माल है, पैसा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेस अमाउंट है, तो वो लामाला 80-90% वो लोग प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि नफ़ा बहुत है, नफ़ा होने के साथ लोग जो है वो इस तरफ राग़िब होते हैं और लोग जो है वो ये काम करने को सोचते हैं कि हमें प्रॉपर्टी के काम करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि लोग अगर प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं तो मार्केट वैल्यू का बड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू ये होती है कि आपने प्रॉपर्टी तो कम रेट्स के अंदर ख़रीद ली लेकिन उसके बाद आप जो है उसको रख लेते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 2-3 महीने का ब्रेक देते हैं और ब्रेक देने के बाद फिर वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी रेट एकदम से इंक्रीज़ हो तो हम जाके फिर उसको बेचें तो हमारे पास नफ़ा का जो रेशो आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो ये रेशो कैसे डेवलप किया जाता है, मार्केट वैल्यू कैसे चेक की जाती है? देखिए, ये काम होता है आपको अच्छी रियल एस्टेट से आपका ताल्लुक हो, जो आपको सही गाइड करें कि भाई यहाँ आप प्रॉपर्टी लें, यहाँ बेच दें। वो रोड डेली आते हैं, आप डेली नहीं आते, उनका डेली बिजनेस है। वो सारा दिन मार्केट को देखते रहते हैं कि कहाँ क्या पोजीशन है, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं। जिस तरह हमारा साहिल बिल्डर एंड डेवलपर्स का जो इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका काम यही होता है कि वो इन्वेस्टर को जब कोई प्लॉट दिलाते हैं तो उनकी एक आइडिया होता है कि
यहाँ पर रेट इस वक्त बढ़ेगा और इस वक्त गिरेगा, वो सारे उस जजमेंट के हिसाब से उसको दिलवाते हैं। आज हमें तकरीबन कोई 15 साल हो गए। इस 15 सालों में अगर किसी पार्टी को नफ़ा नहीं भी हुआ लेकिन उसको लॉस नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अगर उसने कोई अमाउंट रेट टू रेट कैरी हो जाता है, रेट टू रेट भी कैरी हो जाता है थोड़े टाइम बाद अगर उसको नफ़ा नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर 80-90% ये होता है कि उसको नफ़ा ही होता है। तो ये 15 साल से हमारी रूटीन है और हमारे साथ काफ़ी इन्वेस्टर इस काम में जुड़े हुए हैं, जिसको हम इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो मंगोपीर की साइड पे कर रहे हैं, सरजानी की साइड पे कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है इस वक्त प्रॉपर्टी काफ़ी बूम की है उन्होंने। 6 महीने के अंदर ऐसा भी हुआ है कि जो प्लॉट 50 लाख रुपए के थे वो 70-80 लाख रुपए के हो चुके हैं। अच्छा, 6 महीने के अंदर इतना रेट का फ़र्क पड़ा। वो इन्वेस्टर खुश हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि ये एक ट्रस्टेबल, कोई भी इन्वेस्टर होता है तो उसको एक ट्रस्ट आना चाहिए, मतलब रियल एस्टेट उसको ट्रस्ट दे। उसके साथ जब वो वर्क करता है तो उसका आइडिया होता है कि भाई बहुत से ऐसे भी होते हैं कि लोगों को पैसे खा के भाग जाते हैं, लोगों की अमाउंटें लोगों को फंसा देते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां दिला देते हैं अपने नफ़े के लिए, अपनी छोटे से कमीशन के लिए लोगों को जो है ना बड़ा नुकसान देते हैं। तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पुराना काम कर रहे हैं और जिनका मार्केट में नाम है कि हाँ भाई हम इनसे चीज़ लेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह हमारी एक ऑफिस है साहिल एस्टेट जो नया नाज़िमाबाद के मेन गेट के बिल्कुल सामने है। तो हमारा काम यही होता है कि इन्वेस्टर को ऐसी चीज़ दिलाएं जिससे उसको नुकसान ना हो। ठीक है, जिस तरीके से आप अपनी बात कर रहे हैं और साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है और आप खुद भी माशाल्लाह बिल्डर हैं और इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, कई प्रोजेक्ट आपके हाथ से जो है वो कहते हैं ना कि सेल आउट भी हुए हैं। तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में ऐसी क्या खूबी है, क्या प्रोजेक्ट के अंदर खसूसियात हैं, लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ मुतवज्जा हों? देखिए, साहिल रियल एस्टेट है जो लोगों को ट्रेडिंग करवाती है प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो हमारा जो इरादा है वो सुपर हाईवे की तरफ है। सुपर हाईवे जो एक बड़ा रोड है और जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो मूव हो रही है, जो आगे की तरफ जा रही है, वो सुपर हाईवे की तरफ ही जानी है और आखिर जाना है हमें, क्योंकि जो खाली ज़मीनें वहाँ पर हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होनी है। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये 50 साला मंसूबा है जो ये 50 साल तक चलता रहेगा और एक वक्त आएगा कि आपका ये हैदराबाद से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पूरी खाली ज़मीन है, ऑप्शन पब्लिक के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सुपर हाईवे पे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आज से कोई 2 साल पहले अगर किसी ने कोई प्लॉट उसने 40 लाख रुपए का लिया था या 30 लाख का लिया था तो आज वो करोड़ों रुपए का है। तो वजह यही बनी है कि जब डेवलपमेंट, जब खाली ज़मीन होती है तो उस वक्त लोगों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ वक्त आता है जब वहाँ डेवलपमेंट होती है, रोड बनते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होता है और रेट बढ़ते हैं, इन्वेस्टर को वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है। अक्सर बिल्डर को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इन्वेस्टमेंट करने वाले को फ़ायदा होता है, क्योंकि बिल्डर तो एक अमाउंट होता है, एक बेसिकली टूल होता है चलाने के लिए। वो तो एक अमाउंट रेशो लगाता है कि भाई इस रेशो के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊं। अक्सर ये होता है कि कोई बिल्डर जब प्रोजेक्ट अनाउंस करता है या प्रोजेक्ट बनाता है तो वो अपनी कैलकुलेशन करता है कि अगर मैं इसमें 1 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आगे जाके मुझे 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, तो जब पोजीशन का वक्त आता है तो उस बिल्डर को वो 1.5 करोड़ नहीं मिलता, वो 1.25 करोड़ ही मिलता है। यानी उसका जो टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशन जो लेट होता है, पेमेंट लेट होती है, उसमें उसको नफ़ा कम ही होता है, लेकिन असल जो फ़ायदा होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, फ़ायदा उसको होता है। अच्छा, तो मतलब ये है बात है कि इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहता है और इन्वेस्टर जो है वो इस तमाम सिनेरियो के अंदर बड़ा बच के चलता है, और एज़ कम्पेयर टू बिल्डर के पैसे अगर जितने भी लगे हों तो वो उसको इतना अगर नफ़ा ना भी हो लेकिन उसके मार्केट रेट वैल्यू से सही रहती है। क्योंकि बसा वक्त इन्वेस्टर लेता है शेड्यूल में, ठीक है, अगर उसने कोई प्लॉट लिया है 50 लाख रुपए का तो वो फिलहाल जो अगर 25% भी पेमेंट देता है तो वो 10 लाख रुपए देगा। और ऐसा भी देखा गया है कि उसने 10 लाख रुपए दिए, प्रोजेक्ट डेवलप होने लगा तो उसको 10 लाख रुपए पे 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा तो इतना भी हो जाता है। अब ये फ़ायदा सारा इन्वेस्टर को हुआ, बिल्डर्स को तो नहीं हुआ। बिल्डर तो वही अपनी अमाउंट ले रहा है 10 लाख रुपए,
तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्वेस्टर को होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप रियल एस्टेट की बात करें, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खुद एक बड़ी रियल एस्टेट है, और जिस तरीके से हम दीगर रियल एस्टेट की अगर बात करें तो अमूमन मैं देख रही होती हूँ कि रियल एस्टेट्स में से लोग ऐसे भी निकलते हैं जो कि लोगों को गुमराह करते हैं दीगर चीज़ों की जानिब। जैसे कि आपने भी पॉइंट जो है रेस किया था कि जिस तरीके से लोगों को जो है वो अपने नफ़े के चक्कर के अंदर लोगों का जो है नुकसान कर बैठते हैं, लोगों को ऐसी चीज़ दिला देते हैं जो उनके फ़ायदे की नहीं होती, जो आगे जाके उनको नुकसान का बायस भी होती है उनके लिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे लोगों, ऐसे सिनेरियो के अंदर लोग कैसे जो है वो ट्रस्ट करें इन रियल एस्टेट्स के ऊपर, कैसे पता लगेगा कि कौन सा रियल एस्टेट जो है वो सही काम कर रहा है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि रियल एस्टेट जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं उसको आपका जानना ज़रूरी है कि कितने अरसे से काम कर रहा है, और जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं वो इनके साथ काम करने में खुश हैं नहीं हैं, क्या है, ये मालूमात ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि वो किसी के प्रोजेक्ट पे आपको दिलवा रहा है तो हो सकता है कि वो रियल एस्टेट एजेंट धोखा खा रहा हो, लेकिन आप भी देखें कि जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर का कोई नाम है, कोई उसने पहले प्रोजेक्ट बनाए, कोई माजी में इसने कोई बिजनेस किया है, क्या नहीं किया। मतलब बसाव का ऐसा होता है ना कि मार्केटिंग करते हैं, बिल्डर सामने नहीं होता और लोग धड़ाधड़ प्रॉपर्टी लिए जाते हैं। एक और चीज़ आती है कि जब कोई आदमी सस्ते प्लॉट लेने जाता है, यानी उसकी अमाउंट अगर 5 लाख हो, 7 लाख हो, तो उस पर भी इसको सोचना चाहिए कि ये इस 5-7 लाख रुपए में डिलीवरी नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो कॉस्ट ही उसको इतने की नहीं पड़ रही। तो फिर बसा औकात बिल्डर क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे बिल्डर होते हैं, वो कहते ये हैं कि अगर उनके 100 प्लॉट होते हैं तो वो 200 बेच देते हैं। अच्छा। और फिर जब पोजीशन का वक्त आता है तो कैंसलेशन आती है, कुछ लोग पेमेंटें नहीं कर पाते, तो वो कैंसलेशन में अपना माइनस करते जाते हैं, लेकिन उसमें धोखा तो धोखा ही है ना। बिल्कुल। चाहे वो उन्होंने जो भी प्लानिंग की, बेसिकली धोखा होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि धोखा होता है तमाम चीज़ों के ऊपर, लेकिन चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। और जिस तरीके से ऑडियंस को हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आप रियल एस्टेट के पास जाएं, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए जाएं, मद्देनज़र रखते हुए जाएं, अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करके जाएं कि किस रियल एस्टेट के पास आपने जाना है, और ब्लाइंड ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, ये टॉपिक हम लेकर आएँ, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है वो किस तरीके से हो रही होती है, और अगर हम रियल एस्टेट्स की बात करें तो रियल एस्टेट जो है वो किस नफ़ा और नुकसान से जो है वो तमाम काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम रियल एस्टेट्स की वर्किंग देख रहे होते हैं तो बहुत सारे रियल एस्टेट ऐसे हैं जो कि लोगों को चेक एंड बैलेंस के साथ तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, और बहुत से रियल एस्टेट ऐसे भी हैं जो कि लोगों को धोखा भी दे रहे होते हैं। इसी मौजू को लेकर हम बात कर रहे थे। अच्छा शबीर भाई, ये मैंने बड़ा देखा है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो कमीशन के ऊपर बड़ा फोकस हो रहा होता है, कमीशन का रेशो बड़ा जो है ना मायने रखता है इनके लिए। क्योंकि बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो जिनकी ज़मीन अगर 40 लाख रुपए की है तो वो 35 लाख रुपए की पीछे से जो है वो डील करके उनको दे देता है, और बाकी 5 लाख रुपए वो अपने पास रख लेता है। पार्टी को पता ही नहीं होता कि कितने की डीलिंग हुई है। तो कमीशन रेशो क्या होना चाहिए? वैसे रेशो की जो है ना कोई कानूनी कोई हद नहीं है, और दूसरा ये है कि जो एक आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आता है तो वो आप पे एक ट्रस्ट करता है। तो जब वो बार्गेनिंग कर रहा होता है तो वो ब्रोकर से बार्गेनिंग कर रहा होता है कि यार ये चीज़ मुझे कम में दिलवा दो। तो जो फेयर ब्रोकर होते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपसे कमीशन लेंगे और हम आपको पार्टी टू पार्टी सामने बिठा के डील कर देंगे। तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है। बसा औकात ब्रोकर्स जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोई कम की चीज़ होती है उसको ज़्यादा में बेचते हैं, उसको टॉप, वो कहते हैं कि टॉप लगाइए, उसने टॉप लगाइए, जंप लगाना। उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ब्रोकर खुद इन्वेस्टर है और उसने खुद कोई चीज़ परचेस की है, उसने अपने एग्रीमेंट पे की है, तो बात समझ में आती है। अगर उसने खुद परचेज नहीं की और उसने बगैर उसको बताए दे दिए तो ये तरीका जो है ना ठीक नहीं है। अच्छा। ये जो है उसके लिए मतलब मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो उसको एज ए कमीशन एजेंट समझ के आया है, ना कि वो उसको इन्वेस्टर समझ के आया है। तो इस तरह काम करना जो है ना वो ठीक नहीं है। वो एक बार तो कर लेते हैं लेकिन सेकंड टाइम वो पार्टी पे उनसे काम नहीं करती। और जो परचेजर है उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो जा रहा है कोई चीज़ लेने के लिए तो उसको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे,
और जिसके नाम पे हो उसके नाम का ही उसको चेक देना चाहिए, ना कि ब्रोकर के नाम का चेक देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ब्रोकर ने खुद परचेस किए या उसके किसी इन्वेस्टर ने परचेस किए और वो आगे किसी और पार्टी को बेच रहा है, तो इस सारे एग्रीमेंट पार्टी जिस पार्टी के नाम पे है उसका एग्रीमेंट, जिसने खरीदा उसका एग्रीमेंट, चाहे उस पर 10 हाथ फिरे हों, यानी उसके 10 लोगों ने खरीदा हो, वो 10 के 10 एग्रीमेंट जो परचेजर पार्टी है उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अंधा ब्लाइंड ना करे कि बाद में उसको परेशानी का सामना हो। वो सारी चीज़ें देखें, उसके बाद ही परचेस करें। ठीक है, आपकी खुद की भी रियल एस्टेट है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से, तो आप लोग खुद क्या मार्केट रेशो के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कमीशन रखते हैं? देखें, हम जो कमीशन रखते हैं वो रखते हैं 1% का। अगर कोई 1 करोड़ रुपए की चीज़ ले रहा है तो हम उससे 1 लाख रुपए का कमीशन लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा यही मामला होता है कि जो पार्टियां हमसे ख़रीदने आती हैं तो कुछ चीज़ें जो है हम उसको सामने पार्टी टू पार्टी बिठा के आपस में मीटिंग करवाते हैं। अच्छा। ताकि ये बार्गेनिंग खुद कर सकें। कुछ जो बार्गेनिंग होती है जो हमारे लायक होती है वो हम कर देते हैं। जब पार्टियों का आपस में रेट का बिल्कुल बराबर रेशियो आ जाता है कि जो परचेज़र है वो जिस डिमांड में कर रहा है और जो सेलर है उन दोनों की डिमांड जो है वो करीब आ जाती है, डिमांड और ऑफ़र, तो फिर हम बिठाते हैं और फिर उसको डील मैच्योर करते हैं। इस पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बसा औक़ात लोग जो है वो एग्रीमेंट बनाते हैं जिस पे स्टाम्प पेपर वो 100 रुपये का लगाते हैं, जो इस वक्त अनऑफिशियल है। ऑफिशियल अमाउंट में उसको 500 का स्टाम्प पेपर लगाना ज़रूरी है, वही हम लगा के पार्टी की डील मैच्योर कराते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से आपकी रियल एस्टेट की हम बात करें, साहिल बिल्डर्स की बात करें, तो वो सिर्फ क्या लैंड्स के ऊपर ही काम कर रही है या बैंगलोर की सेल एंड परचेज भी, या रेनोवेशन भी, या कंस्ट्रक्शन भी, क्या क्या उसके अंदर तमाम चीज़ें आ सकती हैं? देखिए, फ़िलहाल जो है ना इस वक्त करंट जो काम हो रहा है वो सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, प्लॉट की सेल परचेज, बैंगलोर की सेल परचेज। बाकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो फिलहाल हमने रोका हुआ है। इसकी रोकने की वजह ये है कि ज़्यादातर हम पब्लिक को मशवरा यही देते हैं कि आप इसको खुद कंस्ट्रक्शन करें। आप अगर किसी को देंगे, किसी रियल एस्टेट एजेंट को देंगे या किसी बिल्डर्स को देंगे तो वो अपने नफ़े का रेशो रखेगा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो हमसे प्लॉट ख़रीदता है तो हम इसको इंजीनियर्स से मिला देते हैं कि वो खुद इसको बना दे ताकि उसको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। अच्छा। उसमें हम अपना नफ़ा नहीं रखते, हम उसको डायरेक्ट मिलवा के उसकी कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है वो थर्ड पार्टी बन जाए, उसको एक ऐसे हमसे प्लॉट लेने की फेवर उसको हम ये देते हैं। ठीक है, यानी आप थर्ड पार्टी को भी हटा देते हैं और दोनों पार्टीज को जो है मिलवा देते हैं। अच्छा, मैं बहुत कम देखती हूँ ऐसे शबीर भाई जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट वाले तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छुपा के भी रखते हैं और आपस में जो है इंटरेक्शन भी नहीं होने देते, क्योंकि एक पार्टी को आप अलग डील कर रहे होते हैं, दूसरी पार्टी को आप अलग डील कर रहे होते हैं। तो ये सारे सिनेरियो में मैंने बड़े देखे हैं। 60% यही हो गया है कि लोग इसी तरह ही काम करते हैं। तो फिर होता यही है कि जो साल काम कर रहे होते हैं ना वो इसीलिए एतमाद करते हैं कि हमें जो चीज़ ये बताएंगे साहिल रियल एस्टेट वही होगी, तो ये एतमाद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब शबीर भाई ज़रा उस पर आ जाते हैं। प्लॉटिंग की बात जब मैं देख रही होती हूँ तो प्लॉटिंग के ऊपर भी बड़ा जो है ना मैंने करप्शन देखे। जिस तरीके से अगर मैं देखूँ तो आजकल बड़ा जो है ना कॉमन होता जा रहा है कि 60,000 रुपये के प्लॉट मिल रहे हैं, लाख रुपए के प्लॉट मिल रहे हैं। यानी ये ऐसी रकम है जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दौर के अंदर और इस जो है ना सोसाइटी के अंदर कि आपको इतना सस्ता प्लॉट या इतना सस्ता आपको जो है वो कटिंग करके आपको कोई चीज़ मिल जाए, लैंड मिल जाए आपको, ऐसे तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता। लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पे अमूमन ये स्कीम्स देख रही होती हूँ कि इस तरह की स्कीम लॉन्च हो रही होती हैं और आवाम जो है वो ट्रस्ट भी कर रही होती है और अपना पैसा भी वहाँ पर फंसा देती है और उसके बाद जो है वो उनको धचका लगता है कि ये लैंड तो है ही नहीं, ना ये कटिंग हुई भी है और ना ये लीज़ हुई भी और इसके नाम पर जो है वो पैसा दिया जा रहा है। देखिए, आज हमारे इदारे तो हैं, अगर कोई चीज़ हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जाके वेरिफिकेशन करें। हम वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते? आवाम जो है वो इतना धोखा खाने के लिए क्यों बैठी हुई? उनको चाहिए कि भाई देखें, अगर कोई इंसान जो है ना लालच में आ जाता है, जो कम अमाउंट वाले लोग होते हैं ना वो यही करते हैं बेचारे कि वो कोई तो बोलता है कि यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, आप ले लो, इसी तरह फंसा के जो है ना उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं।
ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपने कहा इदारे बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती इदारों के बारे में, वेरिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से वेरीफाई करवाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये भी बड़ी कश्मकश है। और जिस तरीके से हमने इससे दीगर प्रोग्राम्स के अंदर भी ये वाला इशू उठाया था कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इदारों से किस तरीके से जो है वो डील करनी है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, तो ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करें? देखिए, जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तो अक्सर जो है आपने देखा है दूध की दुकानें खुल जाती हैं और जो दूध का रेट होता है उससे कम रेट में दूध मिल रहा होता है और बहुत ही आधी कीमत में। लेकिन जब वो आदमी घर पे ले जाता है तो वो उसके अंदर पानी की मिक्सिंग ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इसी तरह कोई चीज़ जो है ना, जब सस्ती मिल रही होती है ना, तो सारी सी बात है कि कोई जादू तो नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि अचानक कोई चीज़ जो है वो महंगी होने के बावजूद सस्ती मिल रही है। तो किसी ने कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं बनाया, पैसे ही लगाए। तो कैसे हो सकता है कि अगर कोई इस वक्त कराची के अंदर, मैं आपको बता दूं कि कोई फ्री की ज़मीन ले ले, जो उसको फ्री मिल जाए, गवर्नमेंट उसको फ्री दे दे, तब भी वो प्लॉटिंग सही तरीके से अगर सोसाइटी बनाएगा ना, तो उसको एक प्लॉट घर के अंदर खुद बिल्डर को 5 लाख का पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे वो दे सकता है? यानी आप यही कह रहे हैं कि इस सोसाइटी के अंदर और इस माशरे के अंदर ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जहां आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, आप सुन रहे हैं, तो उससे गुरेज ना करें, यानी उसको दरगुजर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जिस तरीके से हम साहिल बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे अपनी लैंड लेकर, अपने बैंगलोर्स लेकर और तमाम चीज़ें कि भाई इसको परचेज़ करवाना है या इसको सेल करना है, बहुत सारी डीलिंग्स हो रही होती हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं? देखिए, बसाव का जो है ना, एक मखसूस सोसाइटी अक्सर हमारे पास होती है कि जिस पर हमारी वर्क चल रही होती है, तो उसी पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है। देखें, अब एक रियल इस्टेट पूरे कराची का काम नहीं कर सकती, मुख्तलिफ जगहें होती है जहाँ काम, जैसे मिसाल के तौर पे कि अभी DHA का इलाका है, ठीक है, डिफेंस फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 8, ये जितने भी इलाके हैं ये रिलायबल है। ये तो पूरा कराची जानता है कि डिफेंस रिलायबल है, अगर कोई आप प्लॉट लेते हो तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि DHA की सोसाइटी है। इसी तरह जो है कुछ काफ़ी प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं कि जो, जैसे KDA सोसाइटी है, तो KDA सोसाइटी की काफ़ी ऐसी सोसाइटी हैं जो रिलायबल हैं। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि जो रिलायबल है, जो नामवर है, उसी में ही काम करते हैं। और जो बिल्डर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम जानते हैं कि हाँ इनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और ये हर प्रोजेक्ट में लोगों को डिलीवरी देते हैं, तो काम उन्हीं से करते हैं। नए बिल्डर्स जितने भी आते हैं तो उनसे हम फिलहाल जो है काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक उनका काम नहीं दे, मार्केट में नाम ना बन जाए, जब तक एक ट्रस्ट बिल्डअप ना हो जाए, तब तक उनको आप हाथ नहीं लगाते। क्योंकि हम पे कोई जो है वो भरोसा करता है, तो अब उसको हम कैसे धोखा दें? अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको लॉस ना हो, उसने जो रकम लगाई है वो रकम उसको पूरी मिल जाए। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को मुतमईन कर सकें, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसी भी आपके पास लोग आते होंगे, ऐसी भी डीलिंग्स होती होंगी जिसमें लोगों का एतमाद बहाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो परचेज़र आते हैं और जो जिन सोसाइटियों में हम काम करते हैं, तो उनको ये पता होता है कि सोसाइटियाँ रिलायबल हैं, तो ही वो काम करते हैं। हमारा काम मतलब हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, हमें उसको समझाना नहीं पड़ता। हमारे पास जिन जगहों का हम काम कर रहे हैं वो आके डिमांड करते हैं कि हमें इस जगह पे चाहिए। अब जब कोई कस्टमर आके आपसे कहेगा कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ चाहिए, तो इसका मतलब उसका एतमाद बहाल है, तो वो हमारे पास आ रहा है। तो ज़्यादातर 80% ये होता है, उसका एतमाद बहाल ही होता है। लेकिन जैसे कि आपने रिलायबल सोसाइटीज़ के हवाले से बात की, मैंने बहुत सारे ऐसे भी किस्से सुने हैं कि रिलायबल सोसाइटी के अंदर भी डिफ़ॉल्ट होता है और जो है फाइल्स के अंदर भी डुप्लिकेट चीज़ें होती हैं, और जिस तरीके से कहते हैं ना चीटिंग का सिनेरियो भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस सूरत हाल के अंदर किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नामवर लोग हैं, उनकी अगर सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है, कोर्ट मैटर भी आ जाता है, तो वो कुछ अरसे बाद उस मसले को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा। और फिर वो प्रॉपर्टियाँ जो है ना दोबारा सेट हो जाती हैं। लेकिन कोई अगर कमज़ोर बिल्डर होता है और जो इस काम को नहीं कर पाता, तो उसमें मसाइल रहते हैं, उसमें फिर परेशानी रहती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम रिलायबल लोगों से ही काम करें।
ठीक है, अभी आप जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि आए रोज़ जो है वो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नई नई जो है वो बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और लोग जो है बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर विज़िट भी करते हैं। लोग मैं देख रही होती हूँ कि संडे के संडे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इवेंट्स भी रखे जाते हैं। कहते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट होता है कि लोगों को मुतवज्जा करने के लिए चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, तो लोग वहाँ बड़ी तादाद में जाते हैं और मैंने ख़ुद भी वहाँ पर विज़िट किए हैं। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि लोग जो है जिस तरीके से डीलिंग्स हो रही होती हैं लोगों के साथ, तो क्या समझ रहे हैं आप कि इस सोसाइटी के अंदर जो दिन ब दिन नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, उस आबादी को बढ़ते हुए हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास अगर थोड़ी बहुत अमाउंट जमा हो गई है तो मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्रॉपर्टी लूँ। तो इस तरीके से वो जाता है शेड्यूल वाली प्रॉपर्टी में, जिसकी पेमेंट है 4 साल में 5 साल में देनी है। और काफ़ी ऐसी सोसाइटियाँ हैं, काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं इस वक्त कराची में जो इस शेड्यूल के अंदर हैं 4-5 साल। और अब तो आपको पता है कि इस वक्त नए पाकिस्तान के सेटअप में काफ़ी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो जिससे पब्लिक को ये फ़ायदा हुआ है कि 15% 20% पे वो पोजीशन ही दे रहे हैं। तो ये भी लोगों का एक बेनिफिट है। लेकिन ये है कि इस वक्त जो चीटिंग का रेशो है वो 20-25% ही नज़र आ रहा है। बाकी 75% अब लोग भी थोड़े से समझदार हो गए हैं, देख के प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि जितने धोखे हो गए कराची के अंदर तो आप थोड़ा गिज़फ रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने जो है वो नई स्कीम की बात की कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है मेरा घर मेरा पाकिस्तान, और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि लोगों को बड़ी तादाद में घर मिले भी हैं और लोग इस सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके का इन्वायरमेंट है जहाँ इंसान अपना कहते हैं ना कि 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल है, ऐसे में अपना घर करना तो एक बड़ी बात होती है। तो इस पूरी स्कीम को किस तरीके से देख रहे हैं और जो बिल्डर्स इस स्कीम को लेकर चल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो बिल्डर्स इस स्कीम को लेके चल रहे हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि आदमी का एक इरादा होता है कि मुझे अपनी जगह का, मुझे अपने फ्लैट का, मुझे अपने प्लॉट का, मुझे अपने मकान का कब्ज़ा मिल जाए। वो असल तो उसका फोकस वहीं होता है। और इन्होंने अच्छी स्कीम निकाली है कि 15% 20% पे वो पोजीशन दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना कस्टमर मुतमईन है कि चलो अब मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देनी है। दूसरी ये कि वो मैंने थारा बिल्डर वालों का जो मामला देखा वो यही था कि उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं कर सकेगा तो हम उसकी पूरी पेमेंट वापस देके पोजीशन ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई डिडक्शन नहीं है और इस तरह होना चाहिए, क्योंकि बसाव का बिल्डर्स जो है वो पोजीशन भी नहीं देते और सरचार्ज लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके अपोजिट है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। ठीक है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप स्कीम के तहत जो है लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये ऐसे होना चाहिए, लोगों के लिए घर इंट्रोड्यूस होने चाहिए, वो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ। उनको पोजीशन मिल गई, वो मुतमईन हो गए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखूं तो बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि पोजेशन तो देने का दूर दूर तक सोचते ही नहीं है। वो तो सिर्फ बुकिंग करवा कर बैठा देते हैं लोगों को बड़ी तादाद में, और उसके बाद वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, यानी पीरियड भी उनको कुछ और दिया जाता है, टाइम लिमिट भी कुछ और दी जाती है, लेकिन उसके बाद उनको कब्जा फिर भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे बिल्डर्स क्या वर्किंग कर रहे होते हैं अपने काम? देखिए, उसमें 2-3 तरह के बिल्डर 2-3 तरह के मामलात होते हैं बिल्डर के साथ। एक तो ये होता है कि जो सस्ते प्लॉट बेच देता है बाद में पूरा नहीं कर पाता और फिर मसाइल का शिकार होता है। एक इस तरह करते हैं कि लोगों से पेमेंटें ले लेते हैं और ज़मीनें खरीद लेते हैं, पहले वाले का कब्जा नहीं देते। तो वो घुमाते घुमाते जहाँ 4 साल है वहाँ 10 साल में कब्जा देते हैं। मतलब वो ये सोच रहे होते हैं कि हम अपनी मनी जो है वो एक्सचेंज करते हैं और उससे हमें फ़ायदा हो जाए, और आवाम जो है वो वहीं की वहीं रुकी भी होती है। बिल्कुल, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है और ये बरोज़े क़यामत इनको सबको हिसाब देना पड़ेगा कि आवाम के साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से साहिल भाई ने बताया और जिस तरीके से हम लोग साहिल बिल्डर्स की बात कर रहे थे, और जिस तरीके से नाज़रीन आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं ना वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो आजकल बड़ी उरूज पर पहुंच रही है, और प्रॉपर्टी की परेशानी जितनी हो रही है ना आजकल और आवाम जितनी परेशान है, तो वो तमाम चीज़ें हम देखते हुए इस सेगमेंट को लेकर आए। छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
मुस्कुराती सुबह में नाजरीन एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे डीलिंग से हवाले से कि आवाम जो है वो किस तरीके से डील कर सकती है, और प्रॉपर्टी के ऊपर जहाँ तक हम बात कर रहे थे तो जिस तरीके से हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं प्रॉपर्टी दिन ब दिन उरूज पर पहुँचती जा रही है और लोग बड़ी तादाद में इस तरफ राग़िब भी हो रहे हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लोग यही चाहते हैं कि कुछ जो है पैसा निकाल के, कुछ सेविंग करके अपना घर बना ली जाए, अपनी छत बना ली जाए। लोगों की कोशिश यही होती है, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई का दौर है, इस दौर के अंदर इंसान 2 वक्त का खाना पूरा कर ले तो वही बहुत बड़ी गनीमत होती है। तो लोगों की छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं जो कि वो अपना घर बनाने के लिए कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट का हाथ बड़ा होता है, और रियल एस्टेट का जो है ना, कहते हैं ना, एक इत्मीनान और एक लोगों के ऊपर बड़ा जो है ट्रस्ट बिल्डअप करना, ये तमाम चीज़ें रियल एस्टेट की होती हैं कि वो लोगों को किस तरीके से लेकर चल रहा होता है। अच्छा, जिस तरीके से शबीर भाई हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट्स के हवाले से, तो आपकी ख़ुद की रियल एस्टेट, जैसे कि हमने बताया भी कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से आपकी रियल एस्टेट है, तो वहाँ पे कितने टीम मेंबर्स हैं आपके, किस तरीके से वर्किंग हो रही होती है वहाँ पर? देखिए, स्टाफ में मेरे पास तकरीबन इस वक्त कोई 6 अफराद हैं, ठीक है, और कुछ लेडी हैं जो कॉलिंग पे होती हैं, कस्टमर्स को कॉल करना और उनको मीटिंग के लिए जो है वो बुलाना, और बाकी जो है विज़िटर हैं 2-3 लोग विज़िट के लिए जाते हैं। और हमारे पास कोई भी मेंबर आता है जिसको रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना होता है, तो कम से कम 5 से 6 महीने उसको काम सीखने में लगते हैं। इससे पहले हम उसको डील करने नहीं देते। इसलिए डील नहीं करने देते कि उसमें अगर कोई पैसों का मामला है, कोई किसी की जो है उसको, तो सबसे पहले जो है ना, हमारी जो डीलिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप कस्टमर से झूठ ना बोलें। जो बात है वो आप उसको क्लियर करें। अच्छा, बड़ी बात है कि आप लोग ये पॉइंट देते हैं कि आप कस्टमर से झूठ ना बोलें, क्योंकि वरना मैंने जितनी भी रियल एस्टेट देखी हैं वो तो सबसे पहला टूल ही उनका ये होता है कि कस्टमर से झूठ बोलें आप। देखिए, ये उनका जो है ना एतमाद नहीं है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। जो झूठ बोल के कारोबार करते हैं, मेरा ये मानना है उनका अल्लाह पे यकीन नहीं है। आप किसी आदमी को अगर सच बोल के प्रॉपर्टी देंगे, आपको क्या करना है उसमें? आप कोई प्रॉपर्टी अगर कोई सेल करने आती है, आप उसको बता दो ये सेल करने आई है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा कि कितने रेट कम होंगे। जो रेट कम होंगे आप सामने पार्टी टू पार्टी बिठा के आप अपना कमीशन ले सकते हैं। आपको झूठ की इसमें ज़रूरत क्या है? कोई इसमें आपको कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है कि आपको झूठ बोलना मस्ट है। शायद झूठ बोलने से ये होता होगा ना कि कमीशन ज़्यादा लग जाती है। वो इस तरह करते हैं कि सर ये आप प्रॉपर्टी ले लें, ये दूसरे कस्टमर उसके लगे हुए हैं और आगे जो है ना कोई और ख़रीद लाए, तो उसको इतना प्रेशर दे देते हैं कि वो बेचारा जो है ना वो ख़रीदने पे मजबूर हो जाता है। तो इस तरह प्रेशर देना गैर मुनासिब है, क्योंकि आप किसी को जो है ऑलरेडी परेशान है, आप उसको प्रेशराइज करके और अच्छा, फिर वो उस प्रेशर के अंदर महंगी चीज़ ले लेता है और फिर बाद में वो बोलता है कि यार ये तो इतनी सस्ती मिल रही थी और ब्रोकर ने मुझे इतना प्रेशर दिया कि मैंने महंगी ले ली। कल बगैर से क़यामत क्या जवाब देगा वो ब्रोकर? बिल्कुल। फिर वो किस तरह बोलेगा कि मैंने हलाल कमाई की? तो आखिरत का तो कोई सोचता ही नहीं है। वो कहता है दुनिया में चल जाए हम, बड़ी बात है। यही आखिरत है। अगर आपने अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस किया तो यही आखिरत है आपके लिए। और अच्छा, एक सच्चा ताजिर जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरे साथ होगा। तो यही वजह है ना, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी यही ऐलान हुआ था कि दीन हमारे बाज़ार के अंदर वही शख्स आ सकता है जो दीन का आलिम हो, यानी उसको दीन की समझ हो तो बिज़नेस कर सकता है, वरना अदरवाइज़ उसको परमिशन नहीं थी। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं हलाल कमाई करता हूँ और अपने बिज़नेस के अंदर झूठ बोलता है, तो कहाँ से हलाल हुआ? बिल्कुल हुआ ही नहीं। मतलब आपकी सोच से तो यही लग रहा है कि बड़ी पॉजिटिव सोच है और लोगों के, और वो ये सोचे कि नहीं मुझे झूठ के अलावा तो गुजारा ही नहीं है, तो उसने ये सोचा कि हराम के अलावा तो गुजारा ही नहीं है। उसने तो ये सोचा ना। इसका बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार इसमें झूठ तो बोलना पड़ता है, ईमान की कमजोरी है। तो ये ईमान की कमजोरी है। हम एज ए मुसलमान हमें क्या जरूरत है? हालांकि रोजी रिस्क देने वाली ज़ात तो खुदा की। मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि जितने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट ऐसे हैं कि जो सच बोल के काम करते हैं, मैंने उनको नाकाम नहीं देखा। ये तो उनका
भरोसा था अल्लाह पे। आपकी मिसाल भी हमारे सामने है माशाल्लाह, जो है बैठे हुए आज एक बड़ा नाम है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रियल एस्टेट का। और जिस तरीके से मैं आपको उनकी सोच दिखा रही हूँ कि कितनी पॉजिटिव सोच है, और लोगों के लिए सोचना, मैं कहती हूँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मुआशरे के अंदर लोगों का सोचते हैं, लोगों को फ़ायदा देने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप में लगा हुआ है कि हम अपना पेट भर लें, लोगों को छोड़ें। लेकिन मेरा तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, इस मीडिया इंडस्ट्रीज में मेरा भी जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 3 महीने इस मीडिया इंडस्ट्री में मुझे हुए हैं। कोई एक मीडिया का आदमी भी बता दे कि हमें कोई झूठ बोला हो शफीक भाई इस 3 महीने के अंदर। तो बात यह है कि आप अगर सच से काम लोगे, आपको कोई सच में थोड़ा सा खौफ इंसान को होता है कि यार मैं लेकिन सच बरकत बोलूंगा तो बहुत प्रॉब्लम, लेकिन निजात है, बिल्कुल आपको निजात हो जाएगी इसमें। मतलब वो यही वाली बात है ना कि आप कमीशन आपने जो लेनी है वो आप बता दें पार्टी को कि भाई ये कमीशन मैं आपसे ले रहा हूँ, और झूठ बोल के उनको गुमराह करके जो है वो अपनी भी आखिरत ख़राब कर रहे हैं और दूसरों का जो है नुकसान करके उसकी बदवा अलग ले रहे हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी परेशानी के आलम में अपना घर बना रहे होते हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ब्रोकर उन्हें धोखा दे या रियल एस्टेट उन्हें धोखा दे तो उनके जो है ना मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो परेशानी में वो कहते हैं ना हर इंसान की आह लगना शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से हम रियल एस्टेट की बात करें, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर रहे थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस पूरे सोसाइटी के अंदर? तरह तरह के लोग आपके पास आते होंगे, किस तरीके से डीलिंग्स करते हैं? देखिए, इस वक्त हम जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं नया नाज़ाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी डीलिंग हो रही है। और नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त ये है कि जो कम रेट के प्लॉट हैं वो बाज़ार की निस्बत नया नाज़ाबाद में अभी भी रेट कम है। प्रॉपर्टी यहाँ पे भी बूम हुई है। अच्छा। 6 महीने के अंदर यहाँ पे भी 30-35 लाख रुपए जो है बढ़े हैं पर प्लॉट पे। लेकिन ये है कि लोगों को बाहर की मार्केट से यहाँ थोड़ी कॉस्टली कम लग रहा है, तो लोग यहाँ ज़्यादा मूव कर रहे हैं और जो है खूबसूरत सोसाइटी बनाई है। नया नाज़ाबाद ने जो अगर कोई ऐसा पार्क है जो सिर्फ 5 गज पे, तो वो भी उन्होंने बनाया। अच्छा। वो एक अलग बात है कि पिछले दिनों जो मामलात हुए, जो चीज़ें हुई, लेकिन वो स्टैंड बाय, मतलब वो भागे नहीं है अपनी सोसाइटी छोड़ के, या कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया। लेकिन हमें अगर कुछ ऐसा नज़र आया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई मसाइल आएंगे, तो हम पहले से लोगों को आवाज़ लगाएंगे कि आप इस सोसाइटी को अब छोड़ दें, अब यहाँ से पैसा अपना निकाल दें। क्योंकि अगर हमने किसी को दिलवाया और हमें कोई चीज़ नज़र आती है, तो हमारा ये जो है कोशिश है कि हम उसको उससे बचाएं भी। कोई भी सोसाइटी में हम किसी को कोई प्लॉट दिलाते हैं, कोई प्रॉपर्टी दिलाते हैं, और हमें ये लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, तो हम पहले अपने कस्टमर को बोलेंगे कि आप यहाँ से अपनी अमाउंट निकाल दो। इसकी वजह ये है कि देखें, किसी भी नई डेवलपमेंट प्रॉपर्टी में अक्सर आपने देखा है जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हुई उसमें उतार चढ़ाव आया, मसाइल आए, ज़मीनों के हवाले से मसाइल आए, पानी के हवाले से मसाइल आए, पानी में प्रॉपर्टी भर गई। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर थोड़ा सा भी हमें डेवलपमेंट में अंदाज़ा होता है कि ये इस चीज़ को रोक नहीं सकेंगे, तो हम पहले ही कस्टमर को बोलते हैं कि आप यहाँ से मूव कर जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सही चल रही होती है ओके, ठीक है। जिस तरीके से आपने बताया कि हम कस्टमर को डील कर रहे होते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते होंगे जो कि माइंडसेट डेवलप करके आते हैं कि हमें इसी सोसाइटी के अंदर चाहिए, कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, कि हमें इसी सोसाइटी के अंदर चाहिए और इस तरीके से ही हमें जो है ना लेना है। तो फिर आप लोग उन्हें किस तरीके से टैकल करते हैं? नहीं, तो फिर वो उनका डिसीजन है ना, फिर वो उनका फैसला है। लेकिन बाद में फिर वही वाली आवाम उठ के कहती है कि आपने क्यों नहीं बताया था कि ये हम बता देते हैं, हम बता देते हैं कि भाई देखो ये मसाइल इधर आ सकते हैं, आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें बता के देते हैं कि भाई देखो ये भी मसाइल आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो उसमें से काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं यार आप हमें दिला दो। अच्छा। वो हर मुश्किल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उनका जवाब नहीं रहता कि हम पे वो ब्लेम करें कि भाई आपने नहीं बताया था। ठीक है। इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, कौन कौन से जो है चीज़ों पर आप वर्किंग करने जा रहे हैं? हम जो इस वक्त अब जो वर्किंग करने जाएंगे वो सुपर हाईवे की तरफ ही ज़्यादा वर्किंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं और कुछ ऐसी सोसाइटियाँ थी जो करप्शन का शिकार थी और जो
जिनके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो फंसी हुई थी और जिनके केसेस चल रहे थे, तो अब वो डिक्लेयर हो रहे हैं। वो डिक्लेयर हो रहे हैं तो अब उनके रेट भी बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर अब जो है काम करने का हमारा इरादा है कि वहाँ ज़्यादा जो है इन फ्यूचर हाईवे की तरफ जो है वो सोसाइटी बनाई जाए। क्योंकि हाईवे का फ्यूचर 50 साल है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल वो बेग नहीं होगा। वहाँ जितनी सोसाइटियाँ बनेंगी, अगर आज प्लॉट वहाँ 30 लाख का है तो कल 50 का होगा, 1 करोड़ का होगा, वहाँ बढ़ेगा। और शहर में आपके पास, कराची शहर में और जगहें तो नहीं है। सही। जगह तो अब जो आपके पास ऑप्शन है वो या तो गडाप टाउन है, नॉर्दर्न बाईपास है, या सुपर हाईवे। और अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ बचता भी तो केमाड़ी टाउन है, जिसमें ऑक्सपे वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पर ही हम मूव होंगे काम करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा इन फ्यूचर वर्किंग जो है सुपर हाईवे की तरफ है, वहाँ पर जो है वो वर्किंग करने जा रहे हैं। अच्छा, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, किस तरीके से लोगों को मैसेज? देखिए, मैं तो जो परचेज़र हैं उनको हमेशा एक ही बात अक्सर हम कहते हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आपका कुल सरमाया है, आप उसको अंधे होके ना लें। सही। आप पूरी वेरिफिकेशन करें, पूरा देखभाल करें, आप ब्रोकर्स की भी बातों पे ना जाएं। आप पूरी वेरिफिकेशन करके फिर प्रॉपर्टी खरीदें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी का सामना हो। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन करने के बाद ही तमाम चीज़ों को ख़रीदें। और जिस तरीके से, लेकिन आवाम मैंने जैसे कहा ना कि कशमकश का शिकार होती है, वेरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए वो भी बता दें। देखिए, हमारे इदारे, अगर केडीए की ज़मीन है तो केडीए का इदारा है, अगर जमशेद टाउन की है तो वहाँ इदारा है। एक सर्च सर्टिफिकेट निकलता है, वो सर्च सर्टिफिकेट निकालें। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सर्च उसका निकालें। वो सर्च से आपको ये बताया जाता है कि किसके नाम पे क्या है क्या नहीं। प्लॉट खरीदने जाते हैं तो लैंड डिपार्टमेंट से आप वेरिफिकेशन कराएं, बाकायदा उसके सर्टिफिकेट बनते हैं। वो आपको जो है आपको पूरी वेरिफिकेशन करके उसका एक पेपर देते हैं। तो वो आप मतलब ऑथेंटिक होता है, तो फिर आप काम कर सकते हो। बस बात ये होता है कि आप कहीं जाते हो कोई सोसाइटी में परचेजिंग करने के लिए, तो पता लगता है एसबीसी की उसने एनओसी नहीं ली, एनओसी फॉर सेल नहीं ली, कोई चीज़ें उसने ली नहीं है और वो बेचे जा रहा है। तो फिर इदारों की कुछ मिली भगत होती है जिनकी वजह से उनको जो है वो बेच रहे होते हैं। या फिर ये होता है कि इदारों को पता नहीं होता, वो अंडर टेबल बेच रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ना लें जब तक उसकी पूरी एनओसियाँ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर अहमद साहब, आपने वक्त दिया। और जिस तरीके से नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम करने का मकसद ये था प्रॉपर्टी के ऊपर, और हफ्ते में हम 4 रोज़ जो है वो ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, क्योंकि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं। और जिस तरीके से हम साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की रियल एस्टेट्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से डीलिंग्स हो रही होती हैं वहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ओरिजिनल बेसिस पर डीलिंग्स की जाती हैं, लोगों को धोखा नहीं दिया जाता। क्योंकि अमूमन जिस तरीके से हम रियल एस्टेट्स को देख रहे हैं और जिस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें धोखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रस्ट का लेवल है वो बिल्डअप नहीं किया जाता आवाम की तरफ से। तो आप लोग जो है वो तमाम चीज़ों को देख कर, चेक एंड बैलेंस कर तमाम चीज़ों को देखें। और जिस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो रियल एस्टेट या आपका जो ब्रोकर है उसको एतमाद में लें, और उसके साथ जो है वो अपना एतमाद बहाल करके तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।